भाव स्वामी के विश्लेषण का दूसरा सूत्र है कि उस भाव का जो स्वामी है वो किस अवस्था में है। अवस्था से हमारा तात्पर्य है कि वो भाव स्वामी किस राशि में स्थित है। अगर उस भाव का जो स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में स्थित होगा तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएगी, वेरी गुड पोजीशन। और अगर वो भाव स्वामी अपनी स्वराशि में है तो नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। किसी भी जन्मपत्री में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। अगर ये 9 ग्रह जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में स्थित हो जाएं तो जन्म कुंडली के 3 भाव खाली बचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हमेशा ऐसी बनी रहती है कि 2 से 3 ग्रह आपस में कंजंक्शन में होते हैं, यानी कि युति में होते हैं। तो जन्म कुंडली में 5 से 6 भाव खाली बच जाते हैं। तो इन खाली भावों को किस तरीके से देखा जाए? इन खाली भावों को देखने के क्या सूत्र हैं, क्या नियम हैं? इन खाली भावों का हम विश्लेषण कैसे करेंगे? क्या ये खाली भाव किसी तरीके का कोई फल नहीं देते हैं, या अगर फल देते हैं तो किस तरीके का फल देंगे? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। आज के वीडियो में आपको जन्म कुंडली के खाली भावों को देखने के सूत्र या रूल बताए जाएंगे। तो इन खाली भावों को देखने का जो पहला सूत्र है वो है कि इस जिस भाव को आप देखना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, आप उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखें। क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है वो जैसी स्थिति में होगा वैसी ही उस भाव की ग्रोथ होगी। क्योंकि आपके पास और तो कोई चारा है नहीं, आपने क्या करना है, उस भाव में तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। और खाली भाव यहाँ पे वो माने जाएंगे जिनमें ना तो कोई ग्रह स्थित हो, ना तो किसी ग्रह की कोई दृष्टि आए, तो वो बिल्कुल खाली है। अब हमारे पास सिर्फ ये जरिया है कि उस भाव का जो स्वामी है, यानी मकान का जो मालिक है, वो कैसा है। उसके आधार पे हम देखेंगे कि वो घर कैसा है। और दूसरा, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि उस भाव का कारक कैसी स्थिति में है। तो जो सबसे पहला सूत्र है जन्म कुंडली के उस भाव के स्वामी का विश्लेषण करना। तो आपने ये चेक करना है कि जो उस भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पे स्थित है। अगर उस भाव का स्वामी केंद्रों में, यानी कि 1, 4, 7 और 10 भाव में स्थित हो, या त्रिकोण भावों में, यानी कि 5वें और 9वें भाव में स्थित हो, या तीसरे और 11वें भाव में स्थित हो, तो आप उसको एक प्लस पॉइंट दे देंगे। इन सबको आप नोट करते जाएंगे, एक प्लस पॉइंट आप उसको दे दें, क्योंकि ये स्थान जन्म कुंडली के शुभ स्थान माने जाते हैं। हालांकि तीसरा और 11वां स्थान जो है वो त्रिजडाय स्थान है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक उपचय स्थान भी है। और तीसरे स्थान में अगर कोई ग्रह स्थित होता है तो वो कभी भी बुरा नहीं माना जाता। विशेष तौर पे अगर पाप ग्रह तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, जन्म कुंडली को बहुत बली बनाते हैं। उसी तरीके से जो 11वां भाव है वो त्रिजडाय भाव जरूर है, लेकिन वो जन्म कुंडली का एक अकेला ऐसा भाव है जहाँ पे चाहे पाप ग्रह स्थित हो, चाहे शुभ ग्रह स्थित हो, अगर वो ग्रह अवस्था से बली होगा तो वो हमेशा अच्छे फल देगा, क्योंकि ये दोनों स्थान जो हैं वो वृद्धि के स्थान है। बाकी केंद्र और त्रिकोण तो आप लोग को पता है कि वो बहुत शुभ स्थान होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उस भाव का स्वामी फिर जन्म कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित होगा, जो कि किसी भी भाव स्वामी के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। अगर वो भाव स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित है तो आप उसको एक निगेटिव पॉइंट दे दें। ये आप नोट करते जाएं। भाव स्वामी के विश्लेषण का दूसरा सूत्र है कि उस भाव का जो स्वामी है वो किस अवस्था में है। अवस्था से हमारा तात्पर्य है कि वो भाव स्वामी किस राशि में स्थित है। अगर उस भाव का जो स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में स्थित होगा तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएगी, वेरी गुड पोजीशन। और अगर वो भाव स्वामी अपनी स्वराशि में है तो ये भी एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी, इसको आप गुड पोजीशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगरी में बांट सकते हैं। उच्च राशि में सबसे अच्छी मानी जाएगी अवस्था, उसके बाद स्वराशि की मानी जाएगी या मूल त्रिकोण की मानी जाएगी। दोनों को आप एक ही उसमें रखिए।
उसके बाद तीसरी अवस्था है, अगर वो ग्रह शत्रु राशि में होगा, तो शत्रु राशि में वो ग्रह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर आप अपने किसी शत्रु के घर पे जा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे? नहीं। ना आप वहाँ पे अच्छे से खा पाएँगे, ना आपको किसी चीज़ में मन लगेगा। तो ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे ग्रह अच्छे फल नहीं देगा, अवस्था से कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक तीसरी कैटेगरी आपको बताना भूल गई थी। अगर ग्रह अपने मित्र की राशि में होगा, तो भी ग्रह अवस्था में अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आप अगर अपने मित्र के घर में बैठते हैं, तो वहाँ पे आप मेंटली भी पीस फ़ील करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, तो वहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अब जो इसकी आखिरी अवस्था है वो है नीच का। अगर ग्रह नीच का हो जाएगा, तो ग्रह बहुत कमज़ोर हो जाएगा। वो जो अच्छे फल देना चाह रहा था, वो फल वो नहीं दे पाएगा जब तक उस ग्रह का नीच भंग नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ग्रह की अवस्था अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब आपने यहाँ पे देखना है, अगर ग्रह उच्च राशि में है, स्व राशि का है, मूल त्रिकोण का है या मित्र राशि का है, तो आप उसको 1 प्लस पॉइंट और दे दें। जैसे कि पहले वाले सूत्र में मैंने आपको बताया था, ये नंबरिंग करने के बाद आखिर में हम इसे ऐड करके देखेंगे कि कितना बल उस भाव को प्राप्त हो रहा है। और अगर वो ग्रह शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो, तो उसको आप 1 माइनस पॉइंट दे दें। इसके बाद जो तीसरा सूत्र है, वो है उस भाव के कारक का विश्लेषण करना। आपको हर भाव के कारक पता होने चाहिए, क्योंकि जो कारक होते हैं जन्म कुंडली में, वो हमारे रिश्तों को भी दिखाते हैं। पिता का कारक सूर्य होता है, माँ का कारक चंद्रमा होता है, उसी तरीके से हर भाव के भी कारक होते हैं। अगर आपको कारक नहीं पता है, तो इस पे मेरा वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपने कारक को भी उसी तरीके से चेक करना है जैसे आपने भाव स्वामी को किया था। अगर उस भाव का जो कारक है, मान लिया जाए पंचम भाव को हम लेते हैं और आपने पंचम भाव से संतान के लिए देखना है, पंचम भाव आपका बिल्कुल खाली है, तो आपने पहले पंचम भाव के जो स्वामी है उसको चेक कर लिया, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था 2 सूत्रों से। फिर आप कारक को देखेंगे और पंचम भाव का जो कारक होता है वो है गुरु। तो आप गुरु को चेक करने के लिए देखेंगे कि गुरु कहाँ स्थित है। गुरु अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तीसरे भाव में है, 11वें भाव में है, तो गुरु को 1 प्लस पॉइंट आप यहाँ से दे दें। अगर ये गुरु आपका 6, 8 अथवा 12 भाव में है, तो इसको 1 माइनस पॉइंट दे दें। इसके बाद आप गुरु की अवस्था को देख लें। अगर गुरु उच्च राशि का है, मूल त्रिकोण का है, स्व राशि का है अथवा अपनी मित्र राशि में है, तो गुरु को आप 1 प्लस पॉइंट यहाँ पे दे दें। अगर आपका ये गुरु शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, तो यहाँ पे गुरु को 1 माइनस पॉइंट दे दें। तो इस तरीके से आपको टोटल 4 पॉइंट मिलेंगे, 2 भाव स्वामी के, 2 कारक के। अगर आपको चारों पॉइंट पॉजिटिव मिलते हैं, प्लस में आते हैं, तो उस भाव के रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, बहुत जबरदस्त फल मिलेंगे, सब बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे उस भाव के। क्योंकि वो भाव बिल्कुल खाली है, उसका स्वामी अच्छी स्थिति में है, उसका कारक अच्छी स्थिति में है, तो आप ये उम्मीद करेंगे कि ये भाव बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन अगर आपको 3 प्लस पॉइंट मिलते हैं, तो भी एक अच्छी स्थिति है, यहाँ पे भी उस भाव के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको 2 प्लस पॉइंट मिलते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन थोड़ी-सी परेशानी भी साथ में होगी, थोड़े से मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपको संतान तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़े कष्टों के बाद मिलेगी। जैसे कोई दिक्कत हो सकती है 9 महीने तक, या कोई और दिक्कत हो सकती है, या आपने 10th हाउस का विश्लेषण किया, तो आपको जॉब तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन जॉब में जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, या आपका ट्रांसफ़र किसी दूर जगह में हो सकता है। लेकिन क्योंकि भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, उसके स्वामी और कारक अच्छी स्थिति में है, तो बहुत अच्छी जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस तरीके से भावों का विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर चारों पॉइंट माइनस में आते हैं, तब क्या किया जाए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उस भाव के रिजल्ट हैं, वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाएँगे। उस भाव के शुभ फलों में बहुत कमी आ जाएगी। किसी हद तक
दशा अगर आपकी अच्छी चल रही है तो थोड़े बहुत उस समय फल अच्छे मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादातर टाइम उस भाव के खराब फल ही ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे 2 सूत्र और हैं जिनको मैं जोड़ना चाहती हूँ। जो जन्म पत्रिका खाली भाव है, उसमें आप एक चीज़ और चेक करें, ये चौथा सूत्र है। आप वहाँ पे देखें कि क्या उस भाव में किसी तरह की कोई कर्तरी बन रही है। आपको कर्तरी देखना भी ज़रूर आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ज्योतिष में कर्तरी 2 तरह की होती हैं, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। लेकिन यहाँ पे मैं कर्तरी को बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि कर्तरी पे अगर आपको नहीं आती है देखनी तो उस पे भी मेरा वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस भाव में आप चेक करें। देखिए, अगर आपकी शुभ कर्तरी अगर बनती है उस भाव की, तो वो भाव को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, वो भाव बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। चाहे उस भाव का स्वामी और कारक अगर थोड़ा-सा बिगड़ भी गया है, लेकिन उसको वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आप किसी अनजान जगह में बैठे हैं और आपके अगल-बगल थोड़ी देर में आपने देखा कि आपके अगल-बगल जो है, जो 2 लोग बैठे हैं, वो बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनके बारे में आप जानते हैं कि वो सज्जन हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और आप बहुत परेशान स्थिति में हैं। तो उस समय आपको बहुत सुकून मिलेगा कि नहीं, मेरी ये लोग बहुत हेल्प करेंगे, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएँगे, आप एक अच्छी स्थिति में आ जाएँगे। तो उसी तरीके से अगर शुभ कर्तरी बनती है, तो वो आदमी को एक मानसिक बल देती है, आदमी मेंटल पीस को महसूस करता है, उसको आत्मबल मिलता है, उस भाव से संबंधित उसके रिज़ल्ट फिर अच्छे आते हैं। लेकिन तो यहाँ पे आपने फिर एक प्लस पॉइंट दे देना है, अगर आपकी शुभ कर्तरी बनती है, शुभ ग्रहों से बनती है। अगर उस भाव में पाप कर्तरी बनती है, तब आप क्या कहेंगे? तो पाप कर्तरी में भी सेम वही है, आप कहीं पे बैठे हैं, आपके अगल-बगल आकर के अगर कोई आपको पता है ये दोनों बहुत गंदे आदमी हैं, फ़ेमस हैं कि बहुत लोगों को परेशान करते हैं, पैसे वसूलते हैं, तो आप कितने ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँगे। आपको एक डर लगा रहेगा कि ये मुझे मार ना दें, मेरा सामान ना छीन लें। तो उसी स्थिति में वो भाव भी आ जाता है जिसमें पाप कर्तरी बनती है। उस भाव के रिज़ल्ट भी एक तरीके से बंधन में बँध जाते हैं। अगर ये कर्तरी सप्तम भाव में जैसे बनती है, तो कई बार आदमी अपनी शादी में कंफर्टेबल नहीं रहता है। उसको हर समय शादी में एक बंधन महसूस होता है। उसका जो पार्टनर होता है वो डोमिनेटिंग हो सकता है या वो पार्टनर से उसको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ये शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी के रिजल्ट इस तरीके से आते हैं। अगर पाप कर्तरी बन रही है तो आप एक माइनस पॉइंट दे दें। इसके अलावा जो अगला सूत्र है वो है उस भाव के स्वामी को आपने, क्योंकि ये मैं बताना भूल गई थी इसलिए मैं ऐड करके आपको अभी बता रही हूँ। आपने उस भाव के स्वामी को देखना है कि वो अपने भाव से किस स्थान में गया है। मान लिया जाए लग्नेश है, लग्नेश या आप कोई और भाव को जैसे चतुर्थेश आपने ले लिया। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है जाकर के वो 8वें भाव में बैठा है। तो 8वें भाव में 8वां भाव चौथे से कौन-सा होता है? 4, 5, 6, 7, 8 चौथे भाव से 5वां होता है। 8वां भाव जन्म कुंडली का, तो वो अपने से पंचम में गया। तो वहाँ पे आपने देखा कि लग्न से तो अष्टम में आया, लेकिन चतुर्थ भाव से जो चतुर्थ का स्वामी है, वो 5वें स्थान में आया। तो कहीं न कहीं जो उसमें कमी आ रही थी कि भई 8वें भाव में गया है, वो कमी पूरी हो जाएगी क्योंकि वो अपने स्थान से 5वें में गया है, एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में गया है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि जो दशम भाव का स्वामी है, वो जाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ गया। तो लग्न से तो तीसरे भाव में है तो ठीक है, क्योंकि हमने बताया तीसरे भाव में ग्रह कोई खराब फल नहीं देता है। लेकिन दशम भाव से जो तीसरा भाव है वो छठे स्थान पे होता है, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और छठा भाव जो होता है संघर्ष का होता है। तो ऐसे में जो अच्छे रिजल्ट थे कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा संघर्ष भी आ जाएगा। हो सकता है आपको जो है अपने करियर में शुरू में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, विवाद का भाव है, हो सकता है कभी-कभी बॉस से आपका किसी तरीके का कोई झगड़ा हो जाए या अपने साथ काम करने वालों से आपकी ना बने, तो इस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं। अगर वो दशमेश जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में यानी कि त्रिकोण में बैठ जाए, तो लग्न से तो 5वां भाव है यानी कि त्रिकोण भाव है, बहुत अच्छी स्थिति में है दशमेश, लेकिन दशम भाव से 8वें में चले गया है। आप काउंट करके देखिएगा, दशम भाव से 5वां भाव 8वां होता है। तो 8वें में जाने के कारण यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई चीज़ अचानक हो सकती है, अचानक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं बहुत दूर
या अचानक आपको कहा जाए कि भई आप जॉब से रिज़ाइन दो या अचानक आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कोई भी चीज़ अचानक होगी। लेकिन अगर वो दशमेश अपने से अष्टम में जाकर के एक अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कहेंगे। वहाँ पे अगर कोई चेंज भी होगा, तो वो पॉज़िटिव चेंज होगा। तो ये 5-6 सूत्र हैं, इनको लगा करके आप अच्छे से किसी भी भाव को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि कोई भाव स्वामी जो है, वो लग्न से भी अच्छी स्थिति में गया है और अपने भाव से भी अच्छी स्थिति में गया है, तो फिर बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा। तो सारे पॉइंट आपने लिख लेने हैं, कितने आपको प्लस मिल रहे हैं, कितने आपको माइनस मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक डाउट और दूर करना चाहती हूँ, जो शायद शुरू में हमारे मन में भी था जब हम ज्योतिष सीखते थे। कि अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में है और वो ग्रह वहाँ पे अगर उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, तो वो कैसे रिज़ल्ट देगा? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में है, लेकिन अगर वो उच्च का है, स्वराशि का है या मूल त्रिकोण का है या मित्र राशि का भी है, तो वो ग्रह अच्छे फल ज़्यादा देगा। ये बात हमेशा आप नोट करिएगा क्योंकि वो ग्रह अपनी अवस्था से बहुत ज़्यादा बली हो गया है। तो वहाँ पे उन भावों के वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसको आप इस वे में लें। अगर कोई ग्रह पीड़ित होकर के इन भावों में स्थित होता है, तो उन भाव के खराब रिजल्टों को बढ़ा देता है। अगर कोई भाव अवस्था से बली अगर कोई ग्रह अवस्था से बली होकर के 6, 8, 12 में स्थित होता है, तो उन भावों के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं, उनको बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जन्म कुंडली के किसी भी खाली भाव का विश्लेषण बहुत आराम से किया जा सकता है और आप देख सकते हैं कि वो भाव कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी जन्मपत्री में कितने भाव खाली हैं और उनके कैसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। ये आप जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।